अकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात प्रोबेशन पीरियड की। बिहार सरकार में जो कर्मी काम कर रहे हैं उनका प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि क्या होगी, इसको लेकर लगातार नियम बदल रहे हैं। पहले 2 साल की परिवीक्षा अवधि होती थी, लेकिन 28 फरवरी 2024 को एक लेटर निकला, ये 3454 पत्रांक इसका है। तो इसमें कहा गया कि अब 1 साल की परिवीक्षा अवधि होगी और बाकी सारी चीज़ें थीं, जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाया भी था। अब ये 5 फरवरी 2025 को नया पत्र जारी हुआ है। ये जो है पत्र संख्या 2160 है और सामान्य प्रशासन विभाग से ये पत्र जारी हुआ है। इससे परिवीक्षा अवधि के लिए जो पहले का नियम था, यानी 2024 में जो नियम बना था, उसमें बहुत संशोधन किया गया है। तो ये पत्र एक संशोधन है, मूल पत्र वही है, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। मैंने उस पर वीडियो बनाया है, उसको भी ज़रूर देखिए, तब ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव कर दिए गए हैं। तो किसी भी नियम में पहला जो नियम होता है वह उसके संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ की तिथि से संबंधित होता है। तो इसमें भी दिया गया है कि इसका विस्तार पूरे राज्य में होगा और यह तुरंत प्रवृत्त हो गया, मतलब 5 फरवरी 25 को लेटर इशू हुआ और उसी दिन से ये लागू हो गया। दूसरा जो नियम होता है, इसमें परिभाषाएं होती हैं। तो पहले बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं जो मूल नियम बना था, जैसे सरकार का मतलब क्या होगा, प्रशासनिक विभाग का मतलब क्या होगा, ये सब था। अब इसमें संशोधन जो किया गया है, तो पहले मूल नियम के तीसरे नियम में संशोधन करके कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि अब 1 वर्ष की होगी। पहले भी 1 ही वर्ष की थी, लेकिन उसमें ये अलग अलग नहीं किया गया था कि जो सीधी भर्ती होगी यानी डायरेक्ट जो बहाली होगी उसमें, और जो अनुकंपा के आधार पे होगी उसमें कोई अंतर होगा कि नहीं। इसमें ये अंतर कर दिया गया। हालांकि दोनों के लिए बातें कमोबेश एक ही हैं। जो डायरेक्ट बहाल होंगे उनकी भी परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष होगी और आवश्यकता पड़ने पे 1 वर्ष और बढ़ा दी जाएगी। अगर 2 वर्ष में उनकी सेवा संतोषजनक नहीं हुई तो उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा। अनुकंपा के आधार पे या मेधावी खिलाड़ी आदि के आधार पे भी अगर भर्ती होती है तो भी 1 ही साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और 1 साल का विस्तार किया जा सकता है। यानी 2 साल अधिकतम सेवा अवधि में सेवा संतोषजनक न हो तो दोनों तरह के भर्ती से बहाल लोगों को निकालने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है। अगला जो कह रहा है कि सेवा प्रोबेशन पीरियड शुरू कब से होगा, तो पहले के नियमावली में स्पष्ट नहीं था। इसमें कह दिया कि नियुक्ति के बाद जिस दिन आप योगदान करेंगे ट्रेनिंग के लिए, उस दिन से आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू होगा। और बिहार में सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए जो संस्था है उसका नाम है बीपार्ड। तो बीपार्ड में ही योगदान के दिन से, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए योगदान करेंगे, उस दिन से आपकी सेवा मतलब प्रोबेशन पीरियड का शुरुआत हो जाएगा। अब किसी परीक्षा फल के आधार पे जो आपका रिज़ल्ट होगा, तो उसके लिए जो मेरिट तैयार होगी उसके आधार पे आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उस नियुक्ति पत्र के आधार पे ही संबंधित प्रशासनिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और बीपार्ड तीनों मिल के ये तय करेंगे कि इनको कब से इंडक्शन ट्रेनिंग में लेना है। और जब आपका इंडक्शन ट्रेनिंग तैयार शुरू होगा तो ये नियम 4 जो कह रहा है कि उसी बीच आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, कैरेक्टर का वेरिफिकेशन हो जाएगा और भी आपकी जो सर्विस कंडीशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। 5वां बिंदु ये कह रहा है कि आपका योगदान फॉर्म 202 में होगा। कहाँ होगा, तो बीपार्ड में होगा और बहुत आसान होने जा रहा है। इस बात को समझिए कि बीपार्ड में जाने के बाद आपका जो योगदान के संग HRMS पे ऑन बोर्डिंग हो जाएगा। ये HRMS सिस्टम जो है, इसी से हम लोग का पेमेंट होता है और इस पे ऑन बोर्डिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बीपार्ड में जाने के बाद ये काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। और प्रान नंबर, इसी के आधार पे आपको पेंशन की राशि कटती है, तो प्रान नंबर भी वहीं से जनरेट होगा। फिर एक होता है वेतन पुर्जा। वेतन पुर्जा जो है वित्त विभाग जारी करता है। जो भी गजटेड पोस्ट हैं या बिहार सरकार के कर्मी हैं तो उनके लिए वेतन पुर्जा बहुत मायने रखता है, उसी से पेमेंट शुरू होता है। तो अब आपका HRMS पे ऑन बोर्डिंग, प्रान का जनरेशन और वेतन पुर्जा निर्गत करना आपके योगदान के संग वहीं से प्रोबेशन पीरियड में ही हो जाएगा। और पहले जो था कि प्रोबेशन पीरियड में
पेमेंट होगा कि नहीं होगा उसमें स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसमें कह दिया कि प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा मुख्यालय से ही किया जा सकेगा। मतलब योगदान के बाद आप फील्ड में ज्वाइन करें तब भुगतान होगा, ऐसा नहीं है। आपके इंडक्शन ट्रेनिंग के संग ही आपका डिपार्टमेंट आपके वेतन का भुगतान भी करेगा। जो परीक्षा ट्रेनिंग शुरू होगी उसमें विलम्ब से योगदान करने हेतु आपको प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी होगी। अब सोचिए प्रशासनिक विभाग क्या होता है। प्रशासनिक विभाग वही विभाग है जिसके लिए आपका सिलेक्शन किया गया है। जैसे अगर शिक्षा विभाग में आएंगे तो आप शिक्षा विभाग के अधीन होंगे और शिक्षा विभाग आपका प्रशासनिक विभाग हो जाएगा। 15 दिन तक अगर आप विलम्ब से पहुंचते हैं तो विपार्ड अपने स्तर से आपका योगदान करा लेगा प्रोबेशन पीरियड के ट्रेनिंग के लिए। लेकिन 15 दिनों से ज़्यादा अगर आप विलंबित होते हैं तो आपको अपने विभाग से 1 साल की परिवीक्षा अवधि विस्तारित करानी होगी, तब जा कर के आप प्रोबेशन पीरियड के लिए योगदान कर पाएंगे। इसी तरह नियम 4 जो है इसमें भी बहुत बड़ा योगदान किया गया, बदलाव किया गया है। पहले के नियम में भी था कि 4 चरणों में आपका प्रशिक्षण होगा और इसमें भी है कि 4 चरणों में ही आपका प्रशिक्षण होगा। तो ये 4 चरण क्या हैं? 4 चरण में पहला 2 महीने का ट्रेनिंग जो है विपार्ड में होती है और वहाँ पे बहुत सारे नियम कानून जो है वो बता दिए जाते हैं। जैसे बिहार सर्विस कोड क्या है, बिहार सर्विस रूल क्या है, सीसीए रूल क्या है। उसके बाद जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है ये भी विपार्ड में ही होती है या विभाग में कहीं भी हो सकती है। जैसे शिक्षा विभाग के कर्मी है तो शिक्षा विभाग में, वित्त विभाग के कर्मी है तो वित्त विभाग में। इसके बाद फिर 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो फील्ड अटैचमेंट होती है, यानी जो काम आप करने के लिए चयनित किए गए हैं तो उसका फील्ड एक्सपीरियंस जाके आप लेंगे। जैसे बीडीओ साहब हैं तो उनको डीडीसी साहब के संग अटैच कर दिया जाएगा कि आप जाके फील्ड वर्क कीजिए। और उसके बाद अंत में जो 1 महीने का प्रशिक्षण होगा, ये चौथा चरण है, ये अनिवार्य रूप से विपार्ड में होगा और यहाँ जाके आपको अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होगा कि हमने ये सीखा है और ये हमको करना है। और ये चारों चरण बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि अगला जो इसमें संशोधन किया गया है वो बहुत मायने रखता है। क्या है संशोधन? तो अब सेवा संपुष्टि के लिए जो पहले 3 शर्तें हुआ करती थी कि आप फर्स्ट के प्रशिक्षण पूरा करें संतोषजनक, दूसरा के विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करें और तीसरा के विभाग की अन्य कोई अपेक्षा हो तो उसको भी आप पूरा करें। चाहे आप अनुकंपा से बहाल हुए हों, चाहे आप सीधी भर्ती से बहाल हुए हों, सबके लिए यही शर्त थी, अब भी यही शर्त है। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब वरीयता का निर्धारण पहले से प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं होगा। पहले बिहार लोक सेवा आयोग से जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित होते थे विभिन्न विभागों के लिए, तो जो बीपीएससी मेरिट बना के दे देता था उसी मेरिट के आधार पे उनकी वरीयता निर्धारित हो जाती थी। इससे लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग को हल्के में लेते थे। हालांकि ट्रेनिंग आसान नहीं है, विभागीय परीक्षा आसान नहीं है, शुरू से भी है। विभागीय परीक्षा जब तक उत्तीर्ण नहीं करेंगे तब तक आपका अगला इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। लेकिन अब इसको और महत्वपूर्ण बना दिया गया कि आप ट्रेनिंग भी लें और विभागीय परीक्षा भी उत्तीर्ण करें, क्योंकि अब जो आपसी वरीयता आपकी निर्धारित होगी उसके लिए 3 शर्तें लगा दी गई हैं। क्या क्या लगाई गई हैं? तो पहला तो ये कि 66% वेटेज दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग अगर बहाल कर रहा है तो उसमें जो आपने प्राप्तांक प्राप्त किया है उसके लिए 66% वरीयता निर्धारण में 100 नंबर का टोटल आपका वरीयता निर्धारण का क्राइटेरिया होगा, जिसमें 66 अंक तो आपका वहीं से मिल गया बीपीएससी की मेरिट से। दूसरा जो है 6 अंक आपको मिलेंगे, 6% लिखा है, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण 4 चरणों में होगा। अभी मैं बताया ना आपको कि 2 महीने का आपका प्रशिक्षण विपार्ड में, 3 महीने का आपका विभाग में या विपार्ड में, फिर 6 महीने का फील्ड अटैचमेंट और फिर 1 महीने का अंतिम परीक्षा आपकी होगी विपार्ड में। तो ये चारों चरण के लिए 6 अंक, मतलब 24% इसका। और उसके बाद विभागीय परीक्षा के लिए भी आपको 10 अंक दिया गया है। इस तरह टोटल 100 अंक होता है वरीयता निर्धारण में।
अब ज़रा सोच लीजिए सीनियरिटी कितना मायने रखती है कि एक ही साथ बहाल हुए लोगों में एक आदमी बस सीनियर हो गया तो विभाग का बॉस हो गया, बाकी लोग उसके अनुचर हो गए। तो इस सीनियरिटी को आपको स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो परीक्षा में अच्छा अंक लाना होगा और उसके बाद ये प्रशिक्षण और विभागीय नियम और विभागीय परीक्षा में भी उच्चतम अंक लाने का प्रयास करना होगा। इसके बाद कह रहा है कि वरीयता निर्धारण अगर सीधी भर्ती से होती है तब ये प्रक्रिया है, लेकिन अनुकंपा के आधार पे या मेरिट के आधार पे आपकी बहाली होती है तो विभाग में आपके योगदान की तिथि से ही आपकी वरीयता का निर्धारण कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप इन 3 सीधी भर्ती से बहाल होते हैं और इन 3 शर्तों के आधार पे, 3 शर्तें हमने क्या बताई, पहला विभाग का मेरिट और दूसरा प्रशिक्षण का मेरिट और तीसरा विभागीय परीक्षा का मेरिट, इन तीनों के आधार पे अगर वरीयता निर्धारित नहीं हो पाती है तो फिर योगदान की तिथि के आधार पे वरीयता निर्धारित होगी और अगर योगदान की तिथि से नहीं होती है तो जन्म तिथि के आधार पे होगी और जन्म तिथि के आधार पे भी नहीं होती है तो हिंदी वर्णमाला में नाम लिखा जाएगा और जिसका पहले आएगा नाम का पहला अक्षर उसी को वरीय मान लिया जाएगा। जो लोग नियुक्ति के वर्ष में ही इंडक्शन ट्रेनिंग में योगदान देते हैं, जैसे 2025 में आपका सिलेक्शन हुआ, 2025 में जाके आपने बी पार्ट से इंडक्शन ट्रेनिंग ले लिया तो आपकी वरीयता तो इसी साल से निर्धारित होगी। लेकिन अगर आप अगले साल जाके योगदान करते हैं तो पहली बात, योगदान करने के लिए आपको विभाग से अपनी प्रोविज़न पीरियड को बढ़वाना होगा और बढ़वाने के बाद अगले साल योगदान करिएगा तो आपकी वरीयता अगले वर्ष से निर्धारित होगी, इस वर्ष से नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये जो 5 नंबर है इसको देखिए, ये कह रहा है कि मूल कोटि के पद पर अगर प्रोन्नति से नियुक्ति होती है किसी की और किसी की सीधी भर्ती से नियुक्ति होती है तो जिसकी नियुक्ति प्रोन्नति से होगी वही वरीय होगा। क्या कह रहा है, मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे, यानी इसमें अनुभव का लाभ दे दिया गया। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है इसमें। हाँ, आगे ये भी कह रहा है कि सीधी भर्ती से अगर बहाल होते हैं तो उसी कैलेंडर वर्ष में अनुकंपा के आधार पे या मेधावी खिलाड़ी के आधार पे जो लोग बहाल होंगे उनसे आप वरीय होंगे, लेकिन जो विभागीय प्रोन्नति से बहाल होंगे उनसे सीधी भर्ती वाले वरीय नहीं होंगे। ये नियम 5 में कहा जा रहा है। और नियम 6 कह रहा है कि यदि किसी सेवा में पहले थे और दूसरी सेवा में आपका समायोजन कर लिया जाता है तो वरीयता के निर्धारण में पहली सेवा के अनुभव को काउंट नहीं किया जाएगा। आगे जो है ये असाधारण नियम है, यानी अगर सरकार चाहे तो नियम बना सकती है दूसरे आधार पे और आपकी वरीयता का निर्धारण विशिष्ट निर्णय के आलोक में लिया जा सकता है। यानी सरकार चाहे तो आपका समायोजन अगर सरकार की आवश्यकता के अनुरूप हुआ है, किसी अन्य कारणों से हुआ है तो सरकार विशिष्ट निर्णय ले सकेगी और आपको वरीय बना सकेगी। मैं समझता हूँ कि आपको ये लेटर पढ़ने में मज़ा आएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है हमको जब कोई कमेंट करता है और मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं भी कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ और मैं मूल लेटर को ही शेयर करता हूँ। आशा है आप भी एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।